हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ विद DSA कोर्स के बारे में, जिसे हम इन 6 महीनों में कंप्लीट करेंगे। अब कहने वाले कहेंगे कि 4 महीने में भी तो कंप्लीट हो जाता है, बट आई वांट दैट हर एक कंसेप्ट विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के साथ क्लियर होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। ओके तो बहुत से लोगों ने अपनी कोडिंग की जर्नी में अपना पहला कदम रखा होगा। तो कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले चीज़ तो हमको अगर कोडिंग सीखना है, सबसे पहली चीज़ अगर हमको प्रोग्रामिंग सीखना है तो हमको उसके लिए सबसे पहले एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, या फिर एक PC डेस्कटॉप जो भी कहते हो, वो चीज़ होना देखो ज़रूरी है। ओके देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए। अगर 5-10 साल पुराना भी है तो भी देखो यार चल जाएगा। अगर 5-10 साल पुराना है तो भी चल जाएगा। ओके ओके तो देखो, अगर 5-10 साल पुराना PC है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके तो अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आसपास कोई साइबर कैफ़ेज़ होंगे, तो वहाँ पर जाके भी अपना कोडिंग सीख सकते हो। देखो, किसी भी चीज़ को अपने रुकने का रीज़न मत बनाना, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर उसको ढूंढो और उस पर काम करो, ठीक है। तो अगर साइबर कैफ़ेज़ भी नहीं है आसपास तो फिर तो देखो यार, अपना मोबाइल फ़ोन तो ऑप्शन है ही, ठीक है। मोबाइल, ओके तो मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हो। देखो, अब बहुत से लोग कहेंगे कि कोडिंग मोबाइल में नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखो यार, करने वाले किसी पे भी कर लेते हैं, ठीक है। जब तक हो रही है तब तक करो, जब तक सीख पा रहे हो तब तक सीखो। उसके बाद नई ऑप्शन है तो फिर कहीं और हाथ पैर चलाना हो तब ले लेना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकना मत, ठीक है। तो अगर साइबर कैफेज नहीं है तो फिर मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर साइबर कैफे जाओगे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए तो देखो देंगे नहीं, राइट। और अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो देखो नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि एक रैपलेट है, ठीक है। तो रैपलेट बहुत से लोग एज अ ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो अगर इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हो तो इसमें कुछ फाइल्स बनाने का देता है कि सिर्फ कुछ ही फाइल्स बना सकते हो, बट अगर उन्हीं फाइल्स को बार बार रीयूज़ करके यूज़ कर लो तो इससे बेस्ट ऑप्शन फिर कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अगर एप्लेट यूज़ नहीं करना है तो फिर ये वाला कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। ये है onlinegdb.com C++ के लिए, ठीक है। तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई और ऑनलाइन कंपाइलर में ऑप्शन है तो उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस कोडिंग होनी चाहिए कंपाइलर में, कंपाइलर एकदम सही आउटपुट देना चाहिए, उसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ओके ओके तो देखो, अगर अभी के लिए तो देखो इसकी बात हो गई कि अगर मान लो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना पड़ रहा है तो। अब अगर हम बात करें, अगर अपना लैपटॉप या PC है, भले ही 5-10 साल पुराना है, और अगर उसमें ऑप्शन आ रहा है कि एचएलडी के अगर इंस्टॉल कर सकते हो कोई पर्टिकुलर चीज़, तो देखो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लेना एज अ कोड एडिटर। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एकदम फ्री टूल है, ठीक है। तो ये बेसिकली बड़े बड़े कोडर्स भी यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का। तो यार देखो, ये एकदम अच्छा ऑप्शन है, इसको यूज़ कर सकते हो। बट इसके साथ साथ एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, MinGW, ठीक है। अब VS कोड का इंस्टॉलेशन, MinGW का इंस्टॉलेशन, और जब VS कोड इंस्टॉल हो जाए उसके बाद एक्सटेंशंस कुछ इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे या कहीं पे भी बहुत से लोगों ने बता रखा है, तो अगर वहाँ से देखोगे ना एक बार तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार ये वाला चीज़ मैं थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ फॉर सम रीजंस, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट अगर वहाँ से देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी का भी देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके तो बस ये वाली चीज़ थी कि अगर अपना लैपटॉप PC है तो फिर विजुअल स्टूडियो कोड और साथ में MinGW नाम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना और अपना एकदम बढ़िया कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर देना। और अगर नहीं है तो साइबर कैफेज तो है ही, अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर लेना और उसके बाद उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। ओके तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके अब बहुत से लोगों ने इस चीज़ को तो देखा ही होगा कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था, तो अगर यहाँ पर हमको फॉर्मूला पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो अगर लेट से मैं यहाँ पर बेस में 5 डाल देता हूँ और हाइट में लेट से मैं 10 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरे को एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस वजह से मेरे को एक एरिया निकाल के दे रहा है, ठीक है। मैं इसको वैल्यूज दे रहा हूँ और ये मेरे को एरिया निकाल के दे रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में एरिया ऑफ सर्कल अगर देखा हो तो अगर लेट से मैं यहाँ पर लेट से अगर मैं यहाँ पर 4 डाल देता हूँ, राइट, तो ये मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, देखो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बैकएंड में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। लाइक अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर बता, तो मेरे दिमाग को बताया गया है कि एरिया स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो जब भी मेरे को अगर मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना और किसी ने मेरे को बोल दिया कि साइड उसकी 2 है, तो मेरा दिमाग झट से कैलकुलेट कर देगा कि साइड स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर दैट इज 4, राइट। तो सिमिलर वे में कंप्यूटर को भी एक प्रोग्राम के द्वारा बताया गया है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। तो यहीं से हमारी प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत हो जाती है और हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम। तो बेसिकली अगर यहाँ पर जितना मैं तुमको ये चीज़ बताया हूँ तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट की गई है कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, राइट। सिमिलर वे में कंप्यूटर के दिमाग में भी वो चीज़ फिट करी गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा, यानी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। अब अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब हम बात करते हैं अपनी व्हाट इज प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि प्रोग्रामिंग एक वो प्रोसेस है जहां पर हम कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमको एक टास्क चाहिए। लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर को बोलता हूं कि भाई मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तो मैंने उसको बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को कैलकुलेट करके दो, बट कंप्यूटर के पास उसका 0 IQ होता है, उसको नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम उसके बैकएंड में एक प्रोग्राम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब भी हम उससे वो चीज़ पूछेंगे कि हाफ की एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट होना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करके दो मेरे को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो वहां से वो प्रोग्राम में जाके दिखेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट होता है और उसके बाद वो हमको रिजल्ट में आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई। दूसरी चीज क्या लिखी है, प्रोग्रामिंग रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर टेलिंग कंप्यूटर विच टास्क टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लेट्स से अगर मेरे को एक प्रॉब्लम है, लेट्स से अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करना है, तो वहां पे मैं कंप्यूटर से पूछूंगा कि भाई एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट होता है। तो कंप्यूटर तो 0 IQ वाला है, तो उसको तो पता नहीं है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट होता है, बट उसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, बैकएंड में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल का, जहां से वो उसे कैलकुलेट करके हमें आउटपुट में रिजल्ट दे देता है। तो बस यही वाली चीज़ है, ओके। अब अगर इसको थोड़ा सा लेम भाषा में समझे तो लेट्स से अगर मेरे को किसी से चाय बनवानी है, अगर मेरे को एक ह्यूमन बीइंग है, मेरे को उससे चाय बनवानी, तो मैं उससे क्या कहूँगा कि भाई पतीला ले, उसके अंदर पानी डाल, चाय पत्ती डाल, चीनी डाल, मसाला डाल, जो भी डालना है वैसे करके मैं उसको एक प्रिसाइजली बताऊंगा, उसको एक ऑर्डर में बताऊंगा कि सबसे पहले पतीला लो, उसे गैस पे चढ़ाओ, पानी डालो, चाय पत्ती डालो, ऐसे ऐसे करके मैं उसको एक प्रिसाइजली वे में उसको सिखाऊंगा कि तुम इस तरीके से चाय बनाओगे। तो जब अगली बार मैं उससे कहूँगा कि मुझे चाय पीनी है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ फिट है कि चाय कैसे बनती है, उस फिट हुई चीज़ को वो उसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा और वो मुझे चाय बना के दे देगा। सिमिलर वे में कंप्यूटर का काम है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ कंप्यूटर से करवानी है तो मुझे उसको पहले सिखाना पड़ेगा कि वो चीज़ कैसे होती है। अगर मुझे उससे एरिया सर्कल कैलकुलेट करवाना है तो पहले मुझे उसे एक प्रोग्राम लिख के देना पड़ेगा कि भाई एरिया ऑफ सर्कल ऐसे कैलकुलेट होता है। तब जाके जब मैं अगली बार उससे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करवाऊंगा तो वो अपनी मेमोरी में जाके देखेगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है, नहीं तो वो देखेगा कि हाँ एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो कि पहले उसे बताया गया था एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए। तब वो उस पर जाएगा, उसे देन एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो मुझे एक रिजल्ट देगा, राइट। तो अगर एक लेम भाषा में देखा जाए तो एक डेफिनेशन और है कि प्रोग्रामिंग इज लाइक गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, के कंप्यूटर को एक गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जस्ट लाइक फॉलोइंग अ रेसिपी ऑफ मेक अ डिलीशियस डिश, ठीक है। लाइक अगर मुझे एक डिश बनवानी है तो सिमिलर वे में अगर मैं ह्यूमन बीइंग को डिश बनवानी है मुझे, तो पहले मुझे उसे सिखाना पड़ेगा कि एक डिश ऐसे बनती है। तो जब अगली बार मैं उससे वही सेम डिश बनवाऊंगा तो उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई इसने मुझे बताया था ऐसे ऐसे करके डिश बनते हैं, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करके मेरे को एक डिश बना के दे देगा। तो अगर लेम भाषा में देखा जाए तो एक डेफिनेशन ये भी होते हैं, प्रोग्रामिंग इज लाइक अ गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर जस्ट लाइक फॉलोइंग अ रेसिपी टू मेक अ डिलीशियस डिश। ईच स्टेप्स नीड्स टू बी प्रिसाइज सो द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट करेक्टली, यानी कि हर एक स्टेप एक प्रिसाइजली वे में लिखा होना चाहिए। अगर मैं चाय बनाने कह रहा हूं तो हर एक स्टेप प्रिसाइजली होना चाहिए, गैस जलाओ, पतीला रखो, चाय पत्ती डालो, पानी डालो, दिस एंड दैट, फला फला, ठीक है। तो मुझे उसे प्रिसाइजली वे में कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है, अपना कोड एक इतना प्रिसाइज वे में लिखना होता है कि एक एक पर्टिकुलर स्टेप किसके बाद क्या आना है, किसके बाद क्या आना है, ऐसे करके अप्लाई हो और उसके बाद कंप्यूटर उसे कैलकुलेट करके मुझे आउटपुट दे पाए। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग यही होती है, ठीक है। तो होप यार प्रोग्रामिंग के बारे में समझ में आया होगा। अब देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर बेसिकली होता है प्रोग्राम इज अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम। एक प्रोग्रामर लाइक अगर मैं हूं, अगर मैं कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूं, यानी कि कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, तो मैं उस जगह पे प्रोग्रामर हुआ। क्यों? क्योंकि मैं डेवलप कर रहा हूं एक प्रोग्राम को, राइट। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन है, उसको एक बारी ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल टू राइट अ प्रोग्राम। अब क्या है कैसे, उसके बारे में अभी आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमने व्हाट इज प्रोग्रामिंग समझा, व्हाट इज प्रोग्रामर समझा एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर आते हैं। देखो, अगर मुझे किसी को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी है, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर शेफ को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये पर्टिकुलर डिश कैसे बनती है, तो या तो मैं उसको हिंदी में दूंगा इंस्ट्रक्शन, या तो मैं उसको इंग्लिश में दूंगा। अगर उसे कोई और लैंग्वेज आती है तो मैं उस लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा। सिमिलर वे में अगर मुझे कंप्यूटर को
एक एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने, यानी कि एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब अगर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ वर्ड और सिंबल टू राइट अ प्रोग्राम। समझ में आ जाती है वाली बात कि अच्छा मतलब कि ऐसा है कि अगर मेरे को कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वैसे तो दो तरह की होती हैं, बट यूजुअली हम तीन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। यहाँ पर दो तरह की लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा है लो लेवल। अब लो लेवल लैंग्वेजेस कैसी होती हैं? इट इज़ नियरर टू द कंप्यूटर एंड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन। यानी कि ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये कंप्यूटर के लिए तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होती हैं, बट एज ए ह्यूमन हमारे लिए उतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। अब इसके अंदर भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, मशीन लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेजेस। इन्हें और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होती हैं, बट एज अ ह्यूमन हमारे लिए कम अंडरस्टैंडेबल होती हैं। ओके, अब बात आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में उल्टा है, यानी कि ये हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल है, बट कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग है, मतलब कि कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडेबल है। अब बेसिकली क्या होता है लो लेवल लैंग्वेजेस में, अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस का कोड लिखते हैं तो कंप्यूटर के लिए ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होता है, तो कंप्यूटर उसको ज़्यादा तेज़ी से समझ पाता है, राइट। बट अगर वहीं पर अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमारे लिए तो अंडरस्टैंडेबल है, बट कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एक मीडियम का यूज़ होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर से, उनके बारे में भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली टू वे प्रोसेस है, यानी कि ये टू वे प्रोसेस, ये टू स्टेप वाली प्रोसेस है। यानी कि सबसे पहले हम अपना कोड लिखते हैं, ये एक पर्टिकुलर कंपाइलर या इंटरप्रेटर में जाता है, तब जाके ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली ही मशीन कोड लिखते हैं, राइट। तो ये वाला जो लो लेवल लैंग्वेजेस है ये थोड़ी सी फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस के। बट लो लेवल लैंग्वेजेस का एक फ़ायदा ये तो है कि ये फास्ट है, बट ये हमारे लिए ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का एक नुकसान है कि ये थोड़ा सा स्लो काम करती हैं एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस के, पर ये हमारे लिए रीडेबल है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में अपना कोड लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का एग्जांपल जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट है। ओके, अब ये जो क्लासिफिकेशन है दो पार्ट में नहीं होता है, बेसिकली तीन पार्ट में होता है। यानी कि एक मिड लेवल लैंग्वेजेस भी होती है जो कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, यानी कि हैव फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस हो गई। बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की, हाई लेवल लैंग्वेजेस की और मिड लेवल लैंग्वेजेस की और डीप में जाके। ओके, तो होप यार यहाँ तक की चीज़ें सबको समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की एकदम डीप में जाकर, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पर लिखा है क्लोजर टू मशीन बट हार्ड टू रीड। यानी कि मशीन के तो यार अंडरस्टैंडेबल है ये लैंग्वेज, यानी कि मशीन तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है, बट एज ए ह्यूमन बींग हमारे लिए कम अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, क्योंकि ये मशीन के सबसे ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहले आ जाती है हमारी मशीन लैंग्वेजेस, जिसमें 0 और 1 में डील होती है। यानी कि जब भी हम मशीन लैंग्वेजेस का कोड देखते हैं, जो हमारा सीपीयू कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ 0 और 1, यानी कि बाइनरी कोड को ये समझता है हमारा सीपीयू, ठीक है। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 का मिश्रण ही है, यानी कि 0 और 1 से ही बनी हुई है मशीन लैंग्वेज, इसीलिए ये सीपीयू के ज़्यादा क्लोज है। और ये बात सबको पता है कि यार सीपीयू सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर, यानी कि लो लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाती है एक असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज़ होता है। अगर हमें कोई दो नंबर को ऐड करना होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सीधा लिख देते हैं ADD, तो इससे हमारा जो दो नंबर से वो ऐड हो जाते हैं। और ये MOV यानी मूव कमांड, ये सब चीज़ें जब असेंबली लैंग्वेजेस कहीं से पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। बट अभी के लिए बस ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती हैं। दूसरा, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहली लैंग्वेज आ जाती है हमारी मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 से बनी हुई है। तीसरा, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर एक और लैंग्वेज आती है जो कि असेंबली लैंग्वेज, जिसके अंदर निमोनिक्स का यूज़ होता है। चौथी चीज़ ये कहती है कि फास्टर एग्जीक्यूशन है, क्यों? क्योंकि ये मशीन से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, यानी सॉरी नॉट मशीन से, ये सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, यानी हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, इसीलिए ये फास्ट है। जबकि अगर हम इसके अलावा मिड लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, तो जब हम वहाँ पर उसका सबसे पहले कोड लिखते हैं तो वो कोड हमारा जाता है
कंपाइलर में या फिर इंटरप्रेटर में, और उसके बाद वो वाला कोड हमारा सीपीयू के पास जाता है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्टली जो कोड है, हमारा कोड डायरेक्टली सीपीयू के पास जाता है, राइट। अब ये कंपाइलर इंटरप्रेटर यहाँ पर क्या करते हैं उसके बारे में देखेंगे। बट देखो, जो हमारा सबसे पहले जो हम कोड लिखते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, मिड लेवल लैंग्वेजेस की और हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो वहाँ पर जब हम कोड लिखते हैं वो हम इंग्लिश में लिखते हैं या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड में लिखते हैं। बट उसके बाद वो जाते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर इंटरप्रेटर उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से जो कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो सीपीयू के पास जाता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पर जो हमारा कोड होता है वो हम डायरेक्टली ही मशीन कोड लिखते हैं यहाँ पर, तो वो जब सीपीयू के अंदर जाता है तो वो डायरेक्टली सीपीयू के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। तो बस इतना यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, तो होप ये वाली चीज़ें समझ। ओके, तो होप यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंस। तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय सीपीयू होती है। यानी कि क्योंकि एक बात हमको पता है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो हमारा 0 और 1 में डील करता है। ये जो हमारा सीपीयू है ये हमारा 0 और 1 में डील करता है, और 0 और 1 हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ये बाइनरी में डील करता है। और जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज भी 0 और 1 में होती है। तो यानी कि अगर मेरे को हिंदी आती है और आपको हिंदी आती है, तो हमारे बीच में बातें जो हम कर रहे हैं वो बातें आपको भी समझ में आएगी, और जो आप मुझसे कहोगे वो बातें मुझे भी समझ में आएगी। तो हमें यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लेट से उसी जगह पर अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो यहाँ पर होता है यूजेस निमोनिक्स टू कंट्रोल हार्डवेयर। यानी कि यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ओके, बस ध्यान से बने रहो मेरे साथ, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मशीन लैंग्वेज की, ठीक है, तो देखो मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि जो हम एज ए ह्यूमन हम यहाँ पर जो कोड लिखते हैं वो कोड हमारा जो सीपीयू से इंटरेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर 0-1 में ही कोड लिखते हैं। समझ रहे हो ना, 0 और 1 में ही कोड लिखते हैं, बाइनरी में कोड लिखते हैं। और जो हमारा सीपीयू होता है वो भी हमारा 0-1 समझता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर 0-1 में जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूँ असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली होता क्या है कि जो हम यहाँ पर कोड लिखते हैं, तो हम कोड तो एक अपनी भाषा में लिखते हैं। लेट से मैं यहाँ पर ADD करके कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला कोड सबसे पहले जाएगा एक असेंबलर में, ये होता है असेंबलर। ओके, फिर ये असेंबलर इसको क्या करेगा, 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, और फिर जाके ये हमारे सीपीयू के पास जाएगा। होप ये वाली चीज़ समझ में आएगी। लेट अब एक अगर एज अ लेम भाषा में देखें तो देखो, अगर आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, तो हमारे बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट। बट अगर लेट से मुझे फ्रेंच आती है और आपको हिंदी आती है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से फ्रेंच बोलूँगा तो मुझे बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि वो ट्रांसलेटर मेरी फ्रेंच भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद आपको समझाएगा। तो बस यहाँ पर यही डिफरेंस होता है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट कर सकती है, बट जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं उनको असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। जो असेंबलर क्या करता है, वो 0 और 1 में उस कोड को कन्वर्ट कर देता है। तो होप यार यहाँ पे ये वाली चीज़ इतनी समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ओके, तो ये वाली बात होप समझ में आएगी। तो देखो, अब सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले एवरी कंप्यूटर हैज़ अ प्रोसेसर, यानी सीपीयू। हर कंप्यूटर में सीपीयू होता है, दैट अंडरस्टूड ओनली बाइनरी नंबर्स। जो मैं बताया था कि जो सीपीयू होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन दीज जीरोज एंड वंस, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज होते हैं वो हम 0 और 1 में ही लिखते हैं, जिसको सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में, जिससे सीपीयू से वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द सीपीयू रीड्स द बाइनरी कोड एंड परफॉर्म द एक्शंस इमीडिएटली ऑन द हार्डवेयर। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सीपीयू होता है, ये जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू से हमारे सारे हार्डवेयर्स कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो रैम हो चाहे रोम हो, कोई भी हो, सारे जो हार्डवेयर होते हैं सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही हमारा कोड सीपीयू तक पहुंचा तो सीपीयू ने हमारे एज पर द रिक्वायरमेंट हमारे हार्डवेयर से वो काम करवा दिया जो कि हम चाहते थे। ओके, तो अब इसके बाद मशीन लैंग्वेज तो होप समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। अब असेंबली लैंग्वेज में भी सबसे पहला पॉइंट अगर हम रीड करें तो यहाँ पे लिखा है रिटन इन प्योर बाइनरी मशीन लैंग्वेज इज वेरी हार्ड फॉर ह्यूमंस। यानी कि अगर हम 0-1 में अगर हम अपना कोड लिखते हैं तो यार कितना नंबर से याद रखेंगे हम कि 0-1 में अगर मान लो मेरे को कोई एक पर्टिकुलर नंबर लिखना है 3, तो उसका कोई बाइनरी कोड होता होगा, जो 4 होता है उसका कोई बाइनरी कोड होता होगा, राइट। तो इतने सारे कोड याद रखना एज अ ह्यूमन बींग हमारे लिए इट्स डिफिकल्ट है, राइट। तो हम बेसिकली उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम असेंबली लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं या फिर
लो लैंग्वेजेस की तरफ असेंबली लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं, या फिर मिड लेवल लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं, या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब हमारे अंडरस्टैंडेबल तो है नहीं 0 और 1 वाले कोड, तो इसीलिए तो यहाँ पर बेसिकली ये वाली चीज़ लिखिए कि राइटिंग अ प्योर बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज इज वेरी हार्ड फॉर ह्यूमंस, सही बात है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है असेंबली लैंग्वेज यूज निमोनिक्स यानी कि MOV ADD SUB। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐड मतलब कि ये किसी नंबर्स को ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट मतलब कि ये नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद तीसरा द असेंबलर कन्वर्ट्स दीज इनटू मशीन लैंग्वेजेस, यानी कि मैं बताया था ना कि जो हम यहाँ पर कोड लिखते हैं ये वाला कोड सबसे पहले हमारा यहाँ पर जाता है असेंबलर के पास, और असेंबलर के बाद ये हमारा कोड जाता है CPU के पास, क्योंकि असेंबलर क्या करता है 0 और 1 में इस कोड को कन्वर्ट कर देता है। तो होप यार यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, तो बस यहाँ पर यही वाली चीज़ है। तो होप लो लेवल लैंग्वेजेस की कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि देखो सबसे पहले बेसिकली होता है क्या, सबसे पहले जो हमारा यूजर होता है, यूजर राइट्स कोड इन मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस, सही बात है, या तो मशीन में लिखेगा यूजर या असेंबली में लिखेगा, अगर हम लो लेवल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ओके, अब सेकंड में अगर असेंबली लैंग्वेजेस का यूज किया तो वहां पर असेंबलर का यूज होगा, ठीक है। अगर हम असेंबली लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं तो वहां पर हमें असेंबलर की जरूरत पड़ेगी। तो असेंबलर बेसिकली क्या करेगा, कन्वर्ट जो हमारा कोड है असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी स्टेप में तो ये होगा। तीसरी स्टेप में क्या होगा, CPU रीड्स द बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि जो हमारा कोड है अब तो वो 0 1 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेगा, CPU उस बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और फिर जो हमारा CPU रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन एंड सेंड्स सिग्नल टू हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या कहते हैं, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इनको वो इंस्ट्रक्शंस देगा CPU। और चौथे नंबर पे हमारा हार्डवेयर एग्जीक्यूट्स द कमांड, जो भी हम चाहते थे वो चीज़ें हमारा हार्डवेयर रन कर देगा, ठीक है। तो यही इसका फंडा है, सिंपल सा। तो लो लेवल लैंग्वेजेस को अगर मैं वापस से शॉर्ट में बताऊं तो देखो, लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होते हैं जो CPU के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं और हमारे ह्यूमंस के लिए थोड़ी सी कम अंडरस्टैंडेबल होती हैं। ओके, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है वो हमारी डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि ये बाइनरी में लिखी होती है और हमारा CPU जो है वो भी बाइनरी समझता है, और जो हमारे हार्डवेयर है वो CPU से कनेक्टेड रहते हैं। तो हमारा जो CPU बाइनरी समझता है तब जाके वो हमारे हार्डवेयर से काम करवा पाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाती है सबसे पहली मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में लिखी होती है। दूसरी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज होते हैं, जैसे ADD हो गया, SUB हो गया या MOV हो गया, इन सब का अपना अपना पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेजेस को असेंबलर चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि जो हम असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उसको पहले 0 1 में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए हमको असेंबलर की जरूरत पड़ती है। मशीन लैंग्वेज को वहीं पे कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम 0 1 में कोड लिखते हैं और वो डायरेक्टली हमारा CPU 0 1 में उसको समझ जाता है, ठीक है। ओके, अब असेंबली लैंग्वेजेस या मशीन लैंग्वेजेस ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस का एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, यानी लो लेवल लैंग्वेजेस अगर जैसे हमने कोड लिखा तो ये तुरंत इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, यानी ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस और मिड लेवल लैंग्वेजेस के। ओके, तो ये वाली बात भी हमको समझ आई। ओके, अब अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेजेस की, तो मशीन लैंग्वेजेस को हम बाइनरी लैंग्वेजेस भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेजेस 0 और 1 में लिखी होती है। जो हमारा CPU होता है वो भी 0 और 1 में चीज़ों को समझ पाता है, तो ये डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय CPU होती है। वहीं पर अगर हम असेंबली लैंग्वेजेस की बात करें तो असेंबली लैंग्वेजेस हमारी बेसिकली उनको निमोनिक्स में लिखा जाता है, राइट। अब असेंबली लैंग्वेजेस को असेंबलर चाहिए होता है जो कि 0 1 में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो CPU तक पहुंचता है, और CPU भी 0 1 में अंडरस्टैंड करता है कोड को, तो इस वजह से वहां पर कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया, एवरी कंप्यूटर हैज अ प्रोसेसर दैट अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी ह्यूमंस। हाँ, सही बात है, प्रोसेसर जो CPU होता है वो हमारा बाइनरी कोड समझ पाता है। मशीन लैंग्वेज को भी हम 0 और 1 में लिखते हैं, तो इसलिए जो हमारा बाइनरी कोड हम यहाँ से भेजते हैं वो CPU तक चला जाता है और CPU उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। वहीं पर अगर बात करें असेंबलर की, तो असेंबलर बेसिकली निमोनिक्स में लिखा जाता है, MOV ADD SUB, ये निमोनिक्स का यूज होता है। अब इसके बाद असेंबलर का काम आता है। असेंबलर ये जो निमोनिक्स लिखे हुए हैं इनको 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर CPU तक जाते हैं और फिर उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन। सबसे पहले यूजर ने अपना कोड लिखा, या तो मशीन में लिखेगा, असेंबली में लिखेगा। सेकंड स्टेप में अगर असेंबली में लिखा हुआ है तो फिर असेंबलर का यहाँ पे रोल आएगा, तो असेंबलर यहाँ पे कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन में यानी कि बाइनरी में। फिर इसके बाद होता है CPU उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, और चौथे स्टेप में हार्डवेयर को एज पर द इंस्ट्रक्शंस जो हमने CPU को इंस्ट्रक्शंस दिए, तो हार्डवेयर को वो एज पर द उन इंस्ट्रक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में हार्डवेयर को वो उन काम करने के लिए कहता है कि भाई ये चीज़ें कर दो, यूज़र ने ये चीज़ें करने को कहा है, ये चीज़ें कर दो। तो होप यार यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेजेस भी समझ में आएगी। ओके, अब लो लेवल लैंग्वेजेस के बाद मिड लेवल लैंग्वेजेस नहीं, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब क्या लिखा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू बी इजी फॉर ह्यूमन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस इंसानों के लिए समझने में भी आसान होती है, लिखने में भी आसान होती है,
रीड करने में भी आसान होती है। अनलाइक लो लेवल एंड मिड लेवल लैंग्वेज दे डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कोड होता है, जो हमारा कोड हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ये कोड हमारा सबसे पहले जाता है कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में अपनी इस जर्नी में समझ जाओगे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर होता क्या है। ओके, ये जो हमारा कोड है, ये हमारा कोड जाता है कंपाइलर इंटरप्रेटर के पास। उसके बाद जब ये कोड हमारा 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये कोड हमारा जाता है सीपीयू के पास। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली चीज़ लिखी है, दे डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट हार्डवेयर इंटरेक्शन, यानी कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वही हमारे हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, इंस्टेड दे यूज कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट कोड इनटू मशीन लैंग्वेजेस। वही वाली बात मैं यहाँ पर लिख दूँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 में कोड को कन्वर्ट करते हैं, सो दैट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट इट। ओके, अब इसके बाद इसके अंदर डीप डाइव करते हैं। अब देखो फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का सबसे पहला फीचर ही ये होता है कि ईजी टू रीड एंड राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वाले वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट लिख देंगे, इफ वाइल, तो ये इंग्लिश वाले वर्ड्स का यूज़ होता है, तो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा है। ओके, दूसरा यहाँ पर लिखा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कैन रन ऑन अ डिफरेंट सिस्टम विदाउट मॉडिफिकेशन। इसके बारे में आगे समझ जाओगे, इसका ज़्यादा लोड मत लो। फिर इसके बाद है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, इसका भी थोड़ा सा अभी के लिए हटाते हैं इसको, फिर आगे देखेंगे। फिर इसके बाद है स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेजेस। हाँ, ये वाली बात तो है, बिकॉज लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, बट हाई लेवल लैंग्वेजेस को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये वाली बात समझ में आ जाती है। ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा अभी के लिए ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, ओके। इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अब सबसे पहली लैंग्वेजेस आ जाती है हाई लेवल के नाम है पाइथन। अब पाइथन का यूज़ कहाँ होता है, एआई में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है, या फिर जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, रूबी। तो ये वाली चीज़ों को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आगे काम में आ सकती है। ठीक है, ये वाला काम मैं अभी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ओके, तो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसका देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि देखो सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले राइटिंग कोड, यानी कि हम सबसे पहले अपना कोड लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम होता है, यानी कि जो हमने कोड लिखा है अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में, वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट कौन करेगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि जो कोड हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर जो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, ये बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करेगा, ये मशीन लैंग्वेजेस यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। उस वाले कोड को फिर वो सीपीयू तक भेजेगा, और फिर सीपीयू फिर हमारा एज पर द रिक्वायरमेंट हार्डवेयर से काम करवाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वाई यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज। देखो हाई लेवल लैंग्वेज का हम यूज़ क्यों करते हैं। पहली बात तो बिगिनर फ्रेंडली होती है, यानी ईजी टू लर्न एंड राइट, यानी कि इंग्लिश में लिखा होता है कोड तो हमारे लिए तो अंडरस्टैंडेबल होएगा ही ना। उसके बाद सेकंड में लिखा है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेयर, वर्क ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वाला चीज़ अभी के लिए बस रीड कर लो, ठीक है। समझ में जर्नी के थ्रू ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है मोर एफिशिएंट डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि फास्टर कोडिंग, डीबगिंग एंड टेस्टिंग हमारे लिए आसान होती है इस केस में। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा है, अच्छा ओके, ये फास्टर कोडिंग क्या हो गया, इसको क्यों इरिटेट कर रहा है। ओके, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं। फास्टर कोडिंग होती है, डीबगिंग आसान होता है। डीबगिंग यानी कि कोड को हमें समझना आसान होता है, तो ये डीबगिंग वीबगिंग वाली चीज़ें भी आगे समझ में आएगी, बस अभी के लिए देख लो। हाई एफिशिएंट होती है ये वाली चीज़ हमारे लिए, ठीक है। फिर इसके बाद पावरफुल लाइब्रेरीज लाइक, ये सब चीज़ें अभी के लिए छोड़ दो, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। आता है समझ तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इतना इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, अब कंक्लूजन क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस सिंप्लीफाई कोडिंग बाय हाइडिंग हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये कोड करना इसको आसान होता है, ठीक है। दूसरा, दे नीड्स अ कंपाइलर इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेजेस, ये वाली बात मैं समझा चुका हूँ। फिर ये वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो जाती हैं, हाई एआई में यूज़ हो जाती है, मोबाइल ऐप्स में यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। ओके, अब आई होप यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर चीज़ समझ में नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाके इसको एक बारी समझने की कोशिश कर लो, मैं गारंटी देता हूँ अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के बाद हम बात करते हैं मिड लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मिड लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, मिड लेवल लैंग्वेजेस कंबाइन द पावर ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पर मिड लेवल लैंग्वेजेस जो होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस से भी बनी होती है और हाई लेवल लैंग्वेजेस से भी बनी होती है, यानी कि ये डायरेक्टली हार्डवेयर से एक्सेस हो पाती है, डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट भी कर पाती है, साथ ही साथ
हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह इसको समझना भी आसान होता है हमारे लिए, यानी कि ये बीच की लैंग्वेज है, ठीक है। दे प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी। ओके, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखा गया हार्डवेयर एक्सेस, यानी कि कैन इंटरेक्ट विद मेमोरी एंड सीपीयू लाइक लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा ह्यूमन रीडेबल होते हैं, यानी ईजियर टू राइट कंपेरेबल टू असेंबली एंड मशीन लैंग्वेजेस, सही बात है। फिर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, यानी कि फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज होती है, राइट। क्यों? क्योंकि ये यार डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस करती है, यानी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है हार्डवेयर से, तो इसलिए ये फास्टर भी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो, ठीक है। बट यहाँ पर और क्या लिखा है, सपोर्ट्स हाई लेवल फीचर्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, इसके बारे में हम डीप में समझेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद एग्जाम्पल देखा जाए तो इसको एक बारी रीड कर लेना अच्छे से, C++, रस्ट यूज होता है, इसको एक बारी रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओके, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो। सबसे पहले हम अपना कोड लिखते हैं, यहाँ पर भी हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं अपने कोड को कन्वर्ट करने में। फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। बस इसका हाई लेवल से बस इतना डिफरेंस है, दो डिफरेंस है। पहली बात ये फास्ट है हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में, दूसरा ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है ठीक ठाक, मतलब अगर कंपेयर करा जाए लो लेवल लैंग्वेज से तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है हार्डवेयर से। बट अगर इसकी बात करिए तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लेता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में, बट ठीक है, ओवरऑल ये भी लो लेवल लैंग्वेजेस की तरह ही काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए स्पीड की, तो स्पीड ऑब्वियसली बात है हाई लेवल से ज़्यादा होती है, बट लो लेवल से कम होती है इसकी स्पीड। ओके, तो कंक्लूजन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अभी समझ में नहीं आएंगे, तो उनको स्किप कर देना, बस अभी के लिए रीड कर लो, ठीक है। पहला क्या लिखा है, मिड लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ पावरफुल बिकॉज दे हैव बैलेंस परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी, यानी कि समझ में आने वाली चीज़ें, इसीलिए हम इसमें C और C++ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपना कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। पाइथन को भी लोग प्रेफर करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, बट यूजुअली अगर कॉलेज का एकेडमिक कैरिकुलम देखा जाए, कुछ देखा जाए, तो वहाँ पर सबसे पहले C या C++ से ही शुरुआत होती है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, दे अलाउ लो लेवल मेमोरी कंट्रोल वाइल सपोर्टिंग मॉडर्न प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, यानी कि अब जो ये लैंग्वेज लिखी गई है, अब ये लिखी तो इंग्लिश में ही गई है, जो कि मान लो अभी की लैंग्वेजेस में लिखी गई है, अभी के लिए समझने के लिए आसान है, मतलब आज की जनरेशन के लिए, तो ये वो वाइड आर्म का कंट्रोल तो देता ही है, साथ ही साथ ये लो लेवल मेमोरी कंट्रोल भी देते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस जो काम करते हैं वो भी थोड़े बहुत सिमिलर वे में ये भी काम कर लेता है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, ये वो फला फला। फिर मिड लेवल लैंग्वेजेस डोंट टॉक डायरेक्टली टू हार्डवेयर बट यूज कंपाइलर टू जनरेट मशीन कोड, तो यही वाली बात है, यानी कि अगर लो लेवल लैंग्वेजेस में भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अगर इसकी बात करें यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर अगर हम अपना कोड जो भी हमारा होता है, अब ये काम तो देखो नहीं कर रहा है यार, मेरे को इरिटेट कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा कोड होता है वो यहाँ पर भी हमारा कंपाइलर में जाता है, उसके बाद ये हमारा कोड CPU के पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वाला सिस्टम होता है, बट हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी ये होता है, बट इससे तो फास्ट है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखा था, CPU एग्जीक्यूट द ट्रांसलेटेड कोड सेंडिंग सिग्नल्स टू मेमोरी, ये वो फला फला। फिर इसके मिड लेवल लैंग्वेजेस ऑफर मोर कंट्रोल देन हाई लेवल लैंग्वेजेस वाइल बीइंग ईजियर देन असेंबलर। ओके, तो देखो मिड लेवल लैंग्वेजेस जो हाई, ओके, इस वाले पॉइंट को थोड़ा समझना। देखो यहाँ पे लिखा है मिड लेवल लैंग्वेजेस ऑफर्स मोर कंट्रोल देन हाई लेवल लैंग्वेजेस, अच्छा ठीक है, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस से अच्छी है। वाइल बीइंग ईजियर देन असेंबली, यानी कि असेंबली लैंग्वेज से, जो असेंबली लैंग्वेज है उससे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल है हमारी मिड लेवल लैंग्वेज। तो बस इसी वजह से हम यूजुअली असेंबली लैंग्वेज में कोड नहीं करते हैं और मशीन कोड में कोड नहीं करते हैं। हम बेसिकली अगर चाहते हैं तो हाई लेवल में जाते हैं या फिर मिड लेवल में जाते हैं। अब C++ हमारे अकेडमिक्स में सबसे पहले जब अकेडमिक्स बन रहे थे तो उस टाइम पे हमारा C++ को उन्होंने डाला था, तो उसी वजह से हम आज भी इसी को पढ़ते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो लोग पाइथन से शुरुआत कर देते हैं, बट अब कॉलेज के अंदर C++ यूज होती है, तो कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा, और रीज़न हमारा यही है कि ये अच्छी लैंग्वेजेस में आती है, यानी कि अगर मिड लेवल लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो हाई लेवल से भी अच्छी है, लो लेवल से भी अच्छी है, इसीलिए हम C++ से अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो होप यहाँ पर ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगर इनका एक बढ़िया सा डिफरेंस देखना है तो ये है इसका बढ़िया सा डिफरेंस। देखो, अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो लो लेवल लैंग्वेजेस सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो लो लेवल लैंग्वेज की जो स्पीड है वो हमारी फास्टेस्ट है, मिड लेवल लैंग्वेज ठीक ठाक है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत स्लो है, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करना थोड़ा सा देखो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए मिड लेवल की, तो ये हमारी मॉडरेट है, और जो हाई लेवल है वो हमारी ईजीएस्ट है, ठीक है। तो अगर मेमोरी एक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस होता है, इधर पे थोड़ा सा कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, यानी कि उतना एक्सेस नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक ठाक
हो जाता है यहाँ पर। ओके, ये इधर पे कुछ नहीं होता यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। फिर यहाँ पर कोड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो लो लेवल लैंग्वेज का कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हाई लेवल का मॉडरेट है, और जो सॉरी मिड लेवल का मॉडरेट है, और हाई लेवल का सिंपल एंड रीडेबल है। ओके, कंपाइलेशन में बात करी जाए तो यहाँ पर कंपाइलर का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर कंपाइलर का यूज़ होता है, यानी कि कोड हमारा कंपाइल्ड होता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें देख ली जाती हैं कि ये किस किस के यूज़ में आती है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो होप यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया होगा हाई लेवल, लो लेवल और मिड लेवल लैंग्वेजेस का। अब इसके ओके तो अभी के लिए इस वीडियो को अननेसेसरली ज़्यादा नहीं खींचते हैं। तो आज हमने बेसिकली देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उसके अंदर फिर हमने लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में देखा, मिड लेवल लैंग्वेजेस के बारे में देखा, हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में देखा। मिड लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हमने बेसिकली मशीन लैंग्वेज देखी है और असेंबली लैंग्वेज देखी। हाँ, अगर इसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लगा देता हूँ, तो इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मिड लेवल लैंग्वेजेस देखी कि हम मिड लेवल लैंग्वेजेस को क्यों यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में देखा, और अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम सी और सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं जो कि मिड लेवल लैंग्वेजेस हैं, और मिड लेवल लैंग्वेजेस को बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस से अच्छा और हाई लेवल लैंग्वेजेस से अच्छा माना जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस की बात करते हैं। सी लैंग्वेज के ऊपर मैं बेसिकली एक पैरेलल में कोर्स चला ही रहा हूँ, तो अगर वहाँ से पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सी प्लस प्लस से डायरेक्टली कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, ओके। तो अभी के लिए यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ में आती है। कल के वीडियो में हम सी प्लस प्लस की शुरुआत कर देंगे। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और हम सबसे पहले अपना पहला कोड भी कल ही लिख देंगे अपना हेलो वर्ल्ड के लिए, ओके। तो होप अभी के लिए चीज़ें समझ में आएगी। अगर कहीं ना समझ में आए तो मेरे को बता देना नीचे कमेंट में, और उसके बाद मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो अभी के लिए बाय।